हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी गाइस। आज की इस क्लास में हम करने जा रहे हैं मॉक टेस्ट 8 और इस टेस्ट में आपके 50 क्वेश्चंस हैं और इन सभी क्वेश्चंस को हम डिटेल से सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है, यहाँ पर आपको मिलान करना है, मैच करना है। यहाँ पर कुछ रेखाओं के नाम हैं और आपको बताना है कि मानचित्र पर या कहीं पर भी हम जैसे जो तापमान है तो समान तापमान वाले एरिया को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसे समताप रेखा कहते हैं। समान वर्षा को मिलाने वाली समवर्षा, समान दाब को समदाब और समान लवणता को मिलाने वाली समलवण। ये बट इतना इजी नहीं आता, एग्ज़ाम में लिखा हुआ मिलेगा समताप की जगह आइसोथर्म, समवर्षा की जगह आइसोहर्ट्ज़, समदाब की जगह आइसोबार्स, ठीक है। लवण की तरह सैलिनिटी, ठीक है। तो इस तरीके के वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। तो राइट ऑप्शन इनका आप देख लेना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर देख लेते हैं हम, ये बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर जो समान समय है उसको मिलाने वाली जो रेखाएं होंगी उसे कहेंगे समकालांतर रेखा, और समान सूर्य प्रकाश को मिलाने वाली रेखा सम सूर्य प्रकाश रेखा, समान बादल को सममेघ रेखा और समान वर्षण को समवर्षा रेखा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। समताप रेखाएं समान की रेखाएं होती है, समान तापमान वाली रेखा, इन्हें बोलते हैं आइसोथर्म, आइसोथर्म लाइन, ठीक है। यानी समान तापमान को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं ये। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। कौन से प्रदेश में वर्षा प्रधानता संवहनीय होती है, यानी आपको बताना है कौन से एरिया में जो अधिकतर जो वर्षा होगी ना वो कन्वेक्शनल प्रोसेस के द्वारा होती है, यानी संवहन क्रिया के द्वारा होती है। तो भाई आपके जो एरिया होता, तो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, विषुवतीय रेखीय प्रदेश में, यानी इक्वेटर के आसपास वाला एरिया। यहाँ पर भूमध्य सागरीय है ना, इसलिए रोंग है, टैगा में भी नहीं होती, टुंड्रा में भी नहीं होती। विषुवत रेखीय प्रदेश में क्या होता है, वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है और गर्मी ज़्यादा होने से तापमान टेम्परेचर ज़्यादा होने से जो आपकी गर्म गर्म हवाएँ वो धीरे धीरे ऊपर उठना स्टार्ट करती हैं, बादल बनाती है, एर्दैन वर्षा होती है। तो ये वाला प्रोसेस होता है संवहनीय। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। भूपृष्ठ की औसत ऊंचाई और गहराई के क्षेत्र को किस वक्र के रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये आपका एग्जाम में हद से ज़्यादा बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। राइट आंसर रहेगा उच्चता दर्शी वक्र, ठीक है। इसे हाइपोसोमेट्रिक कर्व कहते हैं इंग्लिश में। हमारे क्रस्ट पर जो भी आपकी हाइट्स है या जो भी डेप्थ है उन सबको व्हाट इज दिस, रुको 1 मिनट, उन सबको एक वक्र के द्वारा, एक कर्व के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है और उस कर्व का नाम है हाइपोसोमेट्रिक कर्व, यानी उच्चतादर्शी वक्र। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, निम्न में से हरित गृह गैसों को समीप करने का प्रथम सम्मेलन कौन सा था। तो हरित गृह गैसों को अगर ये समीप करने का जो प्रथम सम्मेलन था वो था आपका क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन। जापान के क्योटो शहर में 11 दिसंबर 1997 को जो UNFCCC है इसके तीसरे सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया था। तो राइट आंसर रहेगा हमारा क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन तापमान प्रतिलोमन का एक प्रकार नहीं है। तो कौन सा तापमान प्रतिलोमन का एक प्रकार नहीं है, तो राइट आंसर रहेगा अक्षांशीय प्रतिलोमन। ये आपका तापमान प्रतिलोमन यानी इन्वर्स, टेम्परेचर इन्वर्स। देखो अपरवाही प्रतिलोमन, इसमें आपके 2 टाइप्स के आ जाते हैं, धरातलीय प्रतिलोमन और उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन, ठीक है। यानी इन्वर्शन बोलते हैं इसे इंग्लिश में, प्रतिलोमन को क्या बोलते हैं, इन्वर्शन, यानी तापमान का घटने जहाँ पर घटना चाहिए वहाँ बढ़ जाए, ये वाली सिचुएशन होती है। परवाही प्रतिलोमन ये भी आगे चल के 3 टाइप्स का होता है। एक होता है वाताग्री इन्वर्शन, घाटी इन्वर्शन और धरातलीय इन्वर्शन। यांत्रिक प्रतिलोमन ये भी 2 टाइप्स का होता है, अवतलन प्रतिलोमन और विक्षोभ और संवहनीय प्रतिलोमन। तो ये आपके 3 टाइप्स होते हैं, बट अक्षांशीय प्रतिलोमन नहीं होता। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किसमें तापमान में 6.50 CZ किलोमीटर की गति से तापमान में हार्श होता है या कमी होती है। तो आपकी कौन सी परत होती है, वो ट्रोपोस्फेयर। बट यहाँ पर ऑप्शन में देखो क्या दिया गया है, परिवर्तन मंडल। तो परिवर्तन मंडल किसका नाम है, ट्रोपोस्फेयर का ही तो नाम है, ठीक है। सॉरी, हाँ ट्रोपोस्फेयर का, यानी क्षोभ मंडल का ही तो दूसरा नाम है। यहाँ पर मौसम संबंधी परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए इसे परिवर्तन मंडल कहते हैं। संवहन मंडल भी कहते हैं क्योंकि संवहन धाराएँ भी यहीं पर बहती हैं, ठीक है। और वायु के संपूर्ण भार का 75% भाग भी आपका परिवर्तन मंडल में ही पाया जाता है।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, वायु राशि की स्थिरता और अस्थिरता की डिग्री निर्धारण के लिए किस उपकरण का यूज़ किया जाता है। तो अगर आपको वायु राशि की जो स्थिरता है या अस्थिरता है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है रेडियो सांडेस, ठीक है। और सोनार, ये सोनार क्या है, सोनार से रिलेटेड सुनो, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें जो नौ चालन होते हैं, जो नाव को चलाने वाले, वो जल के अंदर संचार भी कर सकते हैं, जल के अंदर और सतह पर वस्तुओं का पता लगाने के लिए ध्वनि संचरण का यूज़ करते हैं, तो उसे बोलते हैं सोनार, यानी SONAR, सोनार। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। कोरियलिस बल पृथ्वी के घूर्णन का ही परिणाम होता है। तो जो कोरियलिस बल होता है वो क्या पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है। सेकंड देखो, कोरियलिस बल विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। थर्ड होता है कोरियलिस जो बल होता है वो विषुवत रेखा पर थर्ड एक फेरल के नियमानुसार पवने उत्तरी गोलार्ध में अपने गमन मार्ग से बाई ओर विक्षेपित हो जाती है। एंड फोर्थ है पवन का वेग न्यूकोट स्केल द्वारा मापा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, देखो सिंपल सी बात है, उत्तरी गोलार्ध में जो पवने हैं वो बाई ओर थोड़ी ना मुड़ती है, दाई ओर मुड़ती है। जैसे ये है आपकी अर्थ और भाई ये है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो यहाँ पर पवने इस तरफ मुड़ती है, तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई, राइट साइड हुई, लेफ्ट साइड तो ये है ना दक्षिण गोलार्ध में बाई ओर मुड़ती है। तो यही कथन हमारा रोंग है, बाकी सारे कथन आपके ठीक है। कोरियलिस बल हमेशा भूमध्य रेखा पर 0 होता है और पृथ्वी का घूर्णन बल होता है तभी कोरियलिस बल पैदा होता है, और इसे पवनों का जो वेग होता है उसे न्यूकोट स्केल द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी पर उपोषण वायुदाब की पेटी को क्या कहा जाता है। तो हमारी पृथ्वी पर जो उपोषण वायुदाब पेटी है उसे घोड़े अक्षांश भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसे अश्व अक्षांश भी कहते हैं। दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच होती है ये बेल्ट, और यहाँ इन अक्षांशों पर उच्च वायुदाब होने का प्रमुख कारण है कि यहाँ की गर्म होकर उठने वाली जो भूमध्य रेखा वाला इलाका है ना, वहाँ पर जो गर्म होकर हवा उठती है वो इस इलाके में आके नीचे उतरती है, इसलिए यहाँ पर अधिक वायुदाब विकसित हो जाता है। और पुराने टाइम पर कुछ व्यापारी अपने घोड़े को यानी अपनी नाव को आगे बढ़ाने के लिए घोड़ों को पानी में फेंक देते थे, इसलिए इसे अश्व अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12, कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा निम्न में से विश्व के किस तटीय क्षेत्र से गुजरती है। तो जो कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया की जो ठंडी जलधारा वो यूएसए के पश्चिम वाले पार्ट से निकलती है। जैसे ये वाला जो यूएसए वाला पार्ट है ना, ये तो यहाँ से निकलती है आपको कैलिफोर्निया की धारा, यहाँ से वेस्ट वाले पार्ट से। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय उपमहाद्वीप पर भूमध्य रेखीय जो पछुआ पवनें हैं वो किस माह में प्रारंभ होती हैं। तो भूमध्य रेखीय पछुआ पवनें भारत में जून महीने में प्रारंभ होती हैं, ठीक है। उपोषण उच्च वायुदाब कटिबंध से उप ध्रुव निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलती हैं पछुआ पवनें। तीव्र गति से बहती हुई इन पछुआ पवनों के कारण महासागरों में बहुत तेज़ी से हवाएं भी उठती हैं और लहरें उठती हैं जो बहुत शोर मचाती हैं। तो 40 डिग्री अक्षांश पर इन पछुआ पवनों को गरजता 40, 50 डिग्री अक्षांश पर प्रचंड 50 और 60 डिग्री अक्षांश पर चीखता 60 के नाम से जाना जाता है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखना। और भारत में जून महीने में पछुआ पवनों के कारण ही मानसून आता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14, समान वायुदाब को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है। तो आइसोबार लाइन। देखो आइसोथर्म कहेंगे समान तापमान वाली, आइसोहर्ट्स कहेंगे समान वर्षा वाली, आइसोहेल कहेंगे समान लवणता वाली, आइसोबार कहेंगे समान वायुदाब वाली। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 50, उत्तरी मैदानों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं जो पंजाब से लेकर बिहार और दिल्ली से पटना के बीच तीव्र होती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें सबको बता भाई, ये हमारी कौन सी पवनें हैं, लू पवनें हैं। भारत में लू चलती हैं। ग्रीष्म ऋतु जैसे ही ख़त्म होती है फिर पूर्व मानसून बौछारें पड़ती हैं जो केरल में एक आम बात है। स्थानीय तौर पर इन तूफ़ानी वर्षा को आम्र वर्षा भी कहते हैं जो आमों को थोड़ा जल्दी पका देती है। कर्नाटक में इसे कॉफ़ी वर्षा या चेरी ब्लॉसम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16, ITCZ की फुल फॉर्म बतानी है। तो इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। राइट आंसर क्या होगा, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंट्रा नहीं होता, इंटर होता है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये है ITCZ की फुल फॉर्म। हिंदी में बोलते हैं अंतर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, अंतर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 70, चीखता साठा किस तत्व की बोधक है। तो भाई ये मैंने आपको पहले बताया, ये आपकी पछुआ पवनें होती हैं जो 60 डिग्री अक्षांश पर चीखता साठा के नाम से जानी जाती है। बहुत तेज़ से साउंड आती है महासागरों के ऊपर से। नेक्स्ट आती है सहारा में बहने वाली गर्म शुष्क हवा कहलाती है। तो सहारा डेजर्ट में जो आपकी गर्म हवा बहती है उसे क्या कहते हैं।
तो क्या होगा भाई इसका राइट आंसर इज सिरोको। सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहती है सिरोको, और सारा डेजर्ट से बहना स्टार्ट करती है, इसलिए गर्म होती है। तो गर्म और शुष्क होती है क्योंकि डेजर्ट एरिया से आ रही है, तो नमी भी नहीं होती, मॉइस्चर भी नहीं होता, देन शुष्क होती है, इसलिए इसे गर्म और शुष्क हवा को सिरोको कहते हैं, जो कि आपके सारा डेजर्ट से मेडिटेरियन सी की ओर बहती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19, पवन की गति निम्न में से किस यंत्र से मापी जाती है? तो पवन की गति मापने के लिए हम यूज़ करते हैं एनीमोमीटर। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, एनीमोमीटर। तो वायु की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर यूज होता है, बैरोमीटर यूज होता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, और विंड वेन यूज होता है हवा की दिशा मापने के लिए, यानी कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट है वेस्ट है, तो विंड वेन यूज होता है। रोटामीटर यूज होता है जब भी हम सर्वे करते हैं तो उसके समय जो हमारी सरफेस में जो डिस्टेंस होती है उसको मापने के लिए रोटामीटर यूज होता है। ओके, तो चारों आपको पता चल गई हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20, स्थानीय पवन सिमूम निम्न में से किस देश में बहती हैं? तो जो स्थानीय पवन है वो ईरान में बहती है, सिमूम। कौन सी? सिमूम ईरान में बहती है। जो सिमूम है अरब है, सिमूम अरब और सहारा के मरुस्थलों में चलने वाली एक गर्म, शुष्क और दम घोटू हवा है, बालू मिट्टी से भरी रहती है, और जब ये हवा बहती है सिमूम तो बिल्कुल आपकी दृश्यता भी कम हो जाती है, ठीक है, यानी दिखना भी बंद हो जाता है, इतनी ज़्यादा बालू मिट्टी होती है इसके अंदर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस देश में अधिकतर पश्चिमी हवाएं चलती हैं? तो भाई किस में चलती हैं पश्चिमी हवाएं? पेरू में, ब्राज़ील में, बोलीविया में, इक्वेडोर में, या अर्जेंटीना में? तो वैसे तो अर्जेंटीना में ही सर्वाधिक आपकी पश्चिमी हवाएं चलती हैं। उपोषण उच्च वायुदाब यानी 30 डिग्री से 35 डिग्री से आपके उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब यानी 60 डिग्री से 65 डिग्री के बीच दोनों गोलार्धों में जो आपकी परमानेंट विंड चलती है उन्हें बोलते हैं पश्चिमी हवाएं। तो राइट आंसर रहेगा अर्जेंटीना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22, चिनूक निम्न में से क्या है? तो चिनूक सबको पता है, एक स्थानीय हवा है, एक लोकल विंड है, जो कि कहाँ पर बहती है? अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला है ना, रॉकी पर्वतमाला के जो ढलान वाला एरिया वहाँ पर बहती है। एक गर्म और शुष्क हवा है। तो कैसी हवा है? लोकल विंड है, गर्म है और शुष्क है, और यूएसए के रॉकी पर्वतमाला के जो ढलान वाला एरिया है वहाँ पर बहती है। नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन नियमित पवने नहीं है? नियमित यानी परमानेंट विंड नहीं है। तो भाई आपकी देखो, व्यापारिक पवने तो आपकी परमानेंट विंड है, और पछुआ पवने भी परमानेंट विंड है, और ये ऑप्शन भी नहीं है। मानसून पवने आपकी परमानेंट विंड नहीं है। मानसून पवने इंडिया में आपको सबको पता है जून के महीने में ही आती है, और देन फिर उस सर्दियों के बाद लौटते हुए मानसून के साथ लौट जाती है, तो पूरा साल नहीं बहती ना, तो राइट आंसर रहेगा मानसून पवने। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24, विली विली। जो विली विली है किस प्रकार के तूफान है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के तट पर आते हैं, ऑस्ट्रेलिया के तट पर आने वाले तूफान को विली विली कहते हैं। तो ये आपके शीतोष्ण कटिबंधीय, समशीतोष्ण है, उष्ण कटिबंधीय है, या ध्रुवीय तूफान है? तो राइट आंसर क्या होगा? जो विली विली है वो आपके एक तरीके से उष्ण कटिबंधीय तीव्र तूफान है, यानी आपके गर्मियों में आने वाले भयंकर तूफान है विली विलीज। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से प्रभावित नहीं होता? तो कौन सी कंट्री है भाई जो इनमें से प्रभावित नहीं होती? तो ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कभी भी उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से प्रभावित नहीं होता, बल्कि देखो हमारा इंडिया भी होता है, पाकिस्तान भी होता है, मालदीव भी होता है, और बांग्लादेश, ये दोनों तो बिल्कुल समुद्री तट के किनारे पर हैं। तो अलग अलग स्थानों पर वैसे भी इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है, और ये चक्रवात हमेशा कर्क और मकर रेखाओं के बीच आते हैं। तो ये अफगानिस्तान तो काफ़ी कर्क रेखा से काफ़ी अपर वाले पार्ट में है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 26, जब ठंडी हवा की दो घटाओं के बीच गर्म हवा फंस जाए तो उसे आप क्या कहोगे? जब देखो इधर भी ठंडी हवा है, इधर भी ठंडी हवा है, तो इनके बीच जब बीच में गर्म हवा फंस जाए तब आपका जो राइट आंसर बनता है वो क्या बनेगा? अधिविष्ट वाताग्र। अधिविष्ट वाताग्र का निर्माण होता है जब शीत वाताग्र तीव्र गति से चलकर उष्ण वाताग्र से मिल जाता है और गर्म वायु राशि का नीचे से संपर्क बिल्कुल समाप्त हो जाए, यानी बीच में ही कहीं ना कहीं चारों तरफ आपकी ठंडी रहेगी और बीच में गर्म फंस कर रह जाती है, तो उसे कहते हैं अधिविष्ट वाताग्र। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27, एक ठंडी स्थानीय हवा रोन घाटी में कभी कभी नीचे बहती है, उसे क्या कहते हैं? तो भाई उसे कहते हैं मिरिस्टल। ठीक है, रोन घाटी में बहती है मिरिस्टल, ठंडी होती हैं और ये घाटी में बहती है और नीचे वाले पार्ट्स में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28, हरमटन पवन प्रवाहित होती है। आपको बताना है जो हरमटन पवन है वो कहाँ पर प्रभावित होती है, यानी बहती है।
तो राइट आंसर क्या रहेगा, जो हार्मटन पवन है वो आपके मध्य अमेरिका में बहती है। पश्चिमी अफ्रीका के सहारा से उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम दिशा में चलने वाली ये बहुत गर्म और शुष्क हवा है और धूल से भरी हुई रहती है। कहीं कहीं पर हार्मटन को डॉक्टर वायु भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बार बार आता है कि डॉक्टर वायु के नाम से कौन सी पवन व्याख्यात है, तो आपकी हार्मटन। जब यह वायु सहारा से गिनी तट की ओर बहती है तो यहाँ के निवासियों को थोड़े से जो मॉइस्चर वाला मौसम है उससे राहत दे देती है, इसलिए से वहाँ पर डॉक्टर पवन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित स्थानीय पवनों में कौन आल्प्स घाटी में प्रवाहित होती है। तो इन पवनों में जो फोन पवन है, फोन ये आपके आल्प्स माउंटेन के पास प्रवाहित होती हैं। फोन एक झोंके वाली शुष्क और गर्म हवा है और दक्षिणी आल्प्स के सहारे ऊपर उठती है और वर्षा के बाद ये आल्प्स पर्वतमाला के उत्तरी ढाल पर नीचे उतर जाती है। फिर उसके बाद ये गर्म हो जाती है और गर्म होने के बाद फ्रांस में और इटली देशों में बहती है और इसका टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जिसके प्रभाव से फ्रांस और इटली की बर्फ़ पिघल जाती है और पशुओं को क्या मिल जाता है, चारा मिल जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन शीतल पवन है। तो शीतल पवन कौन सी है भाई, पैम्पेरो। पैम्पेरो अर्जेंटीना और उरुग्वे के पम्पास क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम से चलने वाली ध्रुवीय पवन है, जो कि काफ़ी शीतल होती है, ठंडी होती है। कभी कभी ये हवाएं चक्रवाती वर्षा भी लाती हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जेट स्ट्रीम के विषय में सही है। तो जेट स्ट्रीम के विषय में कौन सा कथन सही है, जेट स्ट्रीम का लंबवत पवन विरूपण 10 किलोमीटर से प्रति सेकंड होता है, करेक्ट। सामान्यतः जेट स्ट्रीम की जो लंबाई होती है वो हज़ारों किलोमीटर तक होती है। यही कथन ये तो आपका गलत है, यही कथन आपका करेक्ट है। जेट स्ट्रीम में पवन वेग में मौसमी परिवर्तन नहीं होता है भाई मौसमी परिवर्तन, ये भी गलत है। जेट स्ट्रीम का ग्रीष्म काल में विस्तारण बढ़ जाता है, ये भी गलत है। यही बी कथन ठीक है। जो उच्च स्तरीय पवन संचार व्यवस्था का ही अंग है ये, ठीक है। यानी आपके ट्रोपोस्फेयर में जेट स्ट्रीम बहती हैं। यहाँ पर जो पवन धाराएं उनकी चौड़ाई आपकी 40 से 160 किलोमीटर तक होती है और मोटाई 2 से 3 किलोमीटर तक। इनकी जो गति होती है वो भी काफ़ी अधिक होती हैं। इन धाराओं का सर्वाधिक औसत वेग की बात करें तो वो धरातल पर स्थित उपोष्ण कटिबंधीय उच्च भार के क्षेत्रों के ऊपर होता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से किसे हिमबख्शी के नाम से जाना जाता है, यानी स्नो ईटर के नाम से कौन सी पवन जानी जाती है। तो राइट आंसर क्या रहेगा भाई, हिमबख्शी व स्नो ईटर किसे कहा जाता है, चिनूक को, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वतमाला के ईस्ट में बहती है। अल्बर्टा और मोंटाना जो स्टेट्स है वहाँ पर नीचे की उतरकर शुष्क और गर्म हवा है और ये हवाएं वहाँ बहती है और एक टेम्परेचर बढ़ जाता है और वहाँ की बर्फ़ पिघलने लगती है। इसीलिए चिनूक को क्या कहा जाता है, हिमबख्शी और स्नो ईटर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन पवन की दिशा से संबंधित सिद्धांत नहीं है। तो देखो फेरल का नियम तो है, बाइस और बेल्ट का नियम भी है, जेम्स ब्रैडली का नियम आपका पवन से रिलेटेड नहीं है, हेडली का सिद्धांत भी है। तो ये आपका ऑप्शंस गलत हैं। पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब की विषमता के कारण हवा आपकी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर बहती है। क्षैतिज रूप से इन्हीं हवा को ही पवन कहते हैं और पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही अपकेंद्रीय बल की उत्पत्ति होती है और इन पवनों की जो दिशा होती है फेरल नियम, बाइस बेल्ट नियम और हेडली नियम द्वारा निर्धारित होती है, ठीक है। और इसमें आपका ये जेम्स ब्रैडली का सिद्धांत इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 34, उत्तरी अफ्रीका और अरब में चलने वाली गर्म, शुष्क और धूल भरी पवन को किस नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर रहेगा खमसीन, ठीक है। तो मिस्र में इसे खमसीन कहते हैं और लीबिया में इन्हीं हवाओं को गिबली के नाम से जाना जाता है, गिबली। लीबिया में गिबली, ट्यूनीसिया में चीली, स्पेन में लेवेज और केनारी में लिस्ट के नाम से जानी जाती हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से उस स्थिति में कौन सा सही है जब दाब प्रवणता बल और कोरियालिस बल उत्पन्न हवा प्रवाह पर समान रूप से प्रभाव डालते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, भूविक्षेपी बल, यानी ऑप्शन नंबर बी। भूविक्षेपी बल, ताप प्रवणता बल और कोरियालिस बल, ये सब हवा प्रवाह पर समान रूप से प्रभावी डालते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सी पवन हेजली सेल के क्षेत्र में आती है। हेजली यानी हेडली आएगा यहाँ ड, हेडली सेल के अंतर्गत आती है। तो राइट आंसर रहेगा व्यापारिक पवनी। 0 से 5 डिग्री से हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं और फिर 30 से 35 डिग्री के बीच वायुमंडलीय दाब के अधिक होने पर ये नीचे उतरती हैं। तो एक वायु परिसंचरण का निर्माण हो जाता है 5 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के बीच और इसे ही कहते हैं हेडली कोशिका। व्यापारिक पवन इज राइट आंसर।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 37, ध्रुवीय जेट धारा पोलर जेट स्ट्रीम के बारे में कौन सा कथन करेक्ट नहीं है। तो भाई मैं आपको पहले ही बता दूं, ये उत्तर की ओर गतिमान होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। स्थायी तूफान के परिसंचरण को ऊर्जा देते हैं, ये भी करेक्ट है। इनकी अवस्थिति ध्रुवीय वाताग्र के अनुरूप होगी। देखो पोलर है तो ध्रुवीय वाताग्र के अनुरूप होते हैं। इनका वेग ग्रीष्म काल में अधिक होता है, ये कथन बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 38, वायुमंडल द्वारा परावर्तित जो ऊर्जा है वो वायुमंडल को गर्म नहीं करती, आने वाली ऊर्जा से उसका भिन्न तरंग दैर्ध्य होता है। सामान्यतः दृश्यमान प्रकाश की सतह से लघु ऊर्जा होती है जो कि वायुमंडल को भेदती नहीं है या अवशोषण के कारण वायुमंडल को गर्म करती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सामान्यतः जो दृश्यमान है वो प्रकाश की सतह से लघु ऊर्जा होती है और वायुमंडल को ये भेदती नहीं है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। माइक्रो स्केल विक्षोभ, ग्रही स्केल पछुआ हवा में तरंगे, मेसो स्केल टोर्नेडो या सिनोप्टिक स्केल घाटी या पर्वतीय हवाएं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, सिनोप्टिक स्केल घाटी या पर्वतीय हवाएं, ये आपका करेक्ट नहीं है। माइक्रो स्केल विक्षोभ करेक्ट है। ग्रहीय स्केल आपका पछुआ हवा में जो तरंगे होती है वो ग्रहीय स्केल होता है। मेसो स्केल टोर्नेडो आता है और सिनोप्टिक स्केल में आती है आपकी मध्य अक्षांशीय गर्त। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 40, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बहने वाली भूमंडलीय हवाओं का सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले व्यापारिक पवनें आती हैं, फिर पछुआ पवनें आती हैं और फिर ध्रुवीय पवनें आती है। तो ये कथन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ये सीक्वेंस। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 41, ध्रुवीय जेट स्ट्रीम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देख लेते हैं भाई। तो जो ध्रुवीय जेट स्ट्रीम है आपका ग्रीष्म काल के दौरान उत्तर की ओर बहता है, पृष्ठीय झंझावात के परिसंचरण में ऊर्जा की आपूर्ति करता है, इसका वेग ग्रीष्म काल में अधिक होता है। तो यही सी अगेन रिपीटेड, ग्रीष्म काल में इसका वेग अधिक नहीं होता, ये पोलर जेट स्ट्रीम है तो इसका शीतकाल में वेग अधिक होता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से किसने द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म की रचना की। तो आपको बताना द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म की रचना किसने की थी। तो राइट आंसर रहेगा स्मॉल महोदय ने, आरजे स्मॉल महोदय ने की थी इसकी रचना। ऑर्थर होम्स ने अपने संवहनीय तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था 1928-29 में होम्स ने, ठीक है। संवहन तरंग सिद्धांत था होम्स का। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना को तो 2 मंडल में भी डिवाइड किया था, ऊपरी मंडल को क्रस्ट में और निचले मंडल को इसने क्या नाम दिया था, आद्यस्तर। तो होम्स महोदय का संवहनीय तरंग सिद्धांत भी याद रखना, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से किस प्रकार के मेघों में लंबवत, लंबी संकीर्ण और स्थूलता जैसी विशेषताएं होती हैं। तो राइट आंसर रहेगा मेघपुंज में। मेघपुंज प्रकार के मेघों में होती है ये विशेषताएं। ये एक इस प्रकार की क्लाउड होती है जिनका कलर बिल्कुल वाइट रहेगा और ऊर्ध्वाधर विकास वाले अत्यंत बृहत गुंबद के आकार के होते हैं। इस प्रकार के जो बादल होते हैं ना वो आपके अच्छे मौसम के प्रतीक होते हैं। नेक्स्ट आता है सूर्य का प्रभामंडल में प्रकाश के अपवर्तन द्वारा उत्पन्न होता है। तो सूर्य का जो प्रभामंडल है अगर उसका हम बात करें तो पक्षाभ मेघों के बर्फ क्रिस्टल से उत्पन्न होता है अपवर्तन द्वारा। पक्षाभ सत्री बादल ये भी वाइट होते हैं, आकाश में पतली दूधिया चादर के समान फैले रहते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इनके आगमन पर सूर्य और चंद्रमा के चारों एक प्रभामंडल यानी एक हैलो बन जाता है। इस प्रकार के बादल तूफान और चक्रवात आने की सूचना भी देते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 45, यहाँ पर 2 प्रकार के कथन दिए गए हैं, ए और आर। आपको दोनों को पढ़ना है और सही उत्तर को चूज़ करना है। तो वायु में नमी की कम मात्रा से ऊंचे झंझावती बादल निर्मित होते हैं, ठीक है। हाँ, और सेकंड कथन है भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ऊर्जा का अंतरण वाष्पन और संघनन के माध्यम से होता है। तो यहाँ पर अगर हम कथन की बात करें तो जो वायु में नमी की कम मात्रा से ऊंचे झंझावती बादल निर्मित होते हैं। जब वायु में, देखो एक नॉर्मल सी बात है भाई, जब वायु में आपकी नमी ही नहीं होगी तो किस प्रकार के बादल बनेंगे। तो ये कथन ही गलत है ना। और दूसरा है भूमध्य रेखा से जैसे आप ध्रुवीय एरिया की ओर जाओगे तो ऊर्जा का अंतरण वाष्पन और संघनन के माध्यम से होता है। तो यहाँ पर हमारा ए कथन तो गलत है बट आर ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 46, वर्षण की प्रक्रिया का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले होगी असंतृप्त वायु, फिर उसके बाद ओशांक, फिर संघनन और फिर वर्षण, यानी हमारा ये जो सी कथन है ये करेक्ट रहेगा। सबसे पहले वायु असंतृप्त रहती है, फिर उसमें वो संतृप्त हो जाएगी, फिर ओशांक पॉइंट तक जाएगा, फिर संघनन होगा और फिर वर्षा होती है। तो हमारा कथन ये करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सबसे अधिक ऊंचाई का मेघ है। आपको बताना है सबसे ऊंचाई वाला मेघ कौन सा है।
तो सबसे ऊंचाई वाला मेघ इसमें से हमारा कौन सा है? तो भाई नॉर्मली तो आपके पक्षाप मेघ ही सबसे ऊंचाई पर होते हैं, तो पक्षाप कपासी मेघ आप ऑप्शन में डालोगे, यही मेघ हमारे सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर होते हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 48, संघनन की गुप्त ऊष्मा के मिलने पर ऊपर उठती हुई वायु के तापमान में हुई कमी क्या कहलाती है? यानी ऊपर उठ रही है वायु, उसके टेम्परेचर में कमी आ गई, तो इसे क्या कहेंगे? संघनन की गुप्त ऊष्मा में, तो इसे कहेंगे आर्द्र, आर्द्र, ये आर्द्र द्र आएगा। ठीक है, ऐसे आर्द्र, आर्द्र रुद्धोष्म है, रुद्धोष्म, ये मिस प्रिंटिंग है। आर्द्र रुद्धोष्म ताप परिवर्तन, वायु में, वायुमंडल में जब भी ऊपर उठती हुई है ना हवा, संतृप्त वायु राशि जिस दर से ठंडी होगी उसे कहते हैं आर्द्र रुद्धोष्म ताप हर्ष दर। जब भी कोई आर्द्र वायु राशि ऊपर उठती है तो वो संतृप्त नहीं हो पाती, क्योंकि और उसमें संघनन क्रिया भी नहीं हो पाएगी, फिर वो ठंडी होने लगती है और जय ही वो संघनन स्तर को पार कर जाएगी तब उसके तापमान में भी कमी आती है, और तापमान में इसी कमी का कारण ही क्या कहलाता है? संघनन की गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित वर्षण के रूपों में से कौन सा एक धरातलीय सतह पर पहुंचने से पहले ही वाष्पीकृत हो जाता है? तो राइट आंसर रहेगा हमारा ब्रगा, यानी वृष्टि के लिए आवश्यक, ब्रगा यानी वृष्टि के लिए आवश्यक है कि वायु के ऊपर उठने के लिए इसमें शीतलन के कारण संघनन की क्रिया का आरंभ होना और फिर बादल बनने। ठीक है, और बादल, वृष्टि तो कुछ इस प्रकार के मेघों से ही होती है, और वर्षाकारी मेघ तो वर्षा देते ही हैं, और कभी बारिश किए बिना भी उनका वाष्पीकरण हो जाता है। कभी कभी मेघों से गिरने वाली जल की बूंदें धरातल से पहुँचने से पहले भी वाष्पित हो जाती है, जिसे ब्रगा या वर्गा कहते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 50, और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ 50 क्वेश्चन ही मॉक टेस्ट में आपके, तो ये लास्ट क्वेश्चन है। बताना आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, और कोई क्वेश्चन समझ में ना आया तो कमेंट में बॉक्स में कमेंट कर देना। जलकण जिस तापमान पर संघनित होते हैं वो क्या है? तो भाई जलकण जिस तापमान पर आपका संघनित हो जाएगा उसे ओस बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो उसे ओस कहते हैं, और आप सभी को पता है सर्दियों में ओस गिरती है, आप सबको जानते हो ओस कैसे होती है, जल की छोटी छोटी बूंदें होती हैं। तो ये थे 50 क्वेश्चन, आपका मॉक टेस्ट 8 कंप्लीट हो चुका है। आशा करती हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय, सी यू।